starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. सभी मीडिया बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे आदरणीय जॉर्ज कुरियन जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। पूरे देश में लोगों ने देखा जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया गया था, संशोधन बिल संसद में, और उसे किस तरह से अपोजिशन ने एक साजिश के तहत उसे गिराया। उस विषय पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस को एड्रेस किया जा रहा है कि क्या उद्देश्य था हमारा और किस वजह से उन्होंने इसे गिराया है। तो उसी सिलसिले में हमारे इन द्वीप समूहों में भी मीडिया बंधुओं को एड्रेस करने के लिए हमारे बीच मंत्री जी माननीय जॉर्ज कुरियन जी उपस्थित है और वो आप लोगों को इस विषय में संबोधित करेंगे। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी, हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं। साथ ही महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा श्रीमती चैताली रॉय जी, और साथ ही महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी भी हैं अनीता देवी जी, और स्टेट की राज्य मंत्री हमारी श्रीमती नागलक्ष्मी जी भी उपस्थित है। मैं शीला सिंह प्रदेश की उपाध्यक्षा हूँ। और सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विषय में हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा मीडिया बंधुओं को एड्रेस करें। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ और प्रधानमंत्री जी 2026 में पूरी तरीके से लागू करने जा रहे थे। और जिस तरह से पूरे देश में आपने देखा होगा कि महिलाओं द्वारा जो है इस बिल को लेकर इतना उत्साह था, सभी ने बहुत ही आनंद थे। महिलाएं बहुत खुश थी कि इतने सालों बाद सभी देश की सभी महिलाओं को उनका अधिकार मिलने जा रहा है। देश की महिलाएं इतना विश्वास कर रही थी हमारे सभी राजनीतिक दल पे कि उनको इतने साल के बाद जो है उनका अधिकार मिलेगा और उनको जो है राजनीतिक क्षेत्र में आगे आने का मौका मिलेगा और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म में आके जो है समाज के लिए काम कर सकेगी, बराबर जो पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए काम कर सकेगी। लेकिन जिस तरह से आप सभी ने देखा कि कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जो सहयोगी दल थे, उन्होंने मिलकर हमारे पूरे देश के महिलाओं के पीठ में छुरा घोंपा और जो महिलाएं विश्वास करके बैठी थी कि ये बिल पारित हो जाए, ये बिल जो है पास हो जाएगा और उनको अधिकार मिलेगा, लेकिन जो है हमारे जो विरोधी दल है, हमारे जो कांग्रेस के नेता है और उनके साथ जो सहयोगी दल है, उन्होंने नहीं चाहा और उन्होंने वोट नहीं किया और इसलिए हमारा बिल जो है गिर गया, हमारा बिल जो है पास नहीं हो पाया। और इसके लिए हमारी पूरे देश की महिलाएं इतनी दुखी है
कि ये पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि देश में जब भी महिलाओं का अधिकार का बात आया, इतना बड़ा बड़ा बात किया गया है इसको लेके हर एक राजनीतिक दल, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको आगे लेके आया और हमारे कांग्रेस के जो नेता और उनके सहयोगी दलों ने साथ नहीं दिया और आज ये बिल को पास होते होते रह गया। पूरे देश में जो है उदासी की एक लहर हमारे नारी समाज में जो है बिखर चुकी है, टूट चुकी है और ये जो नारी शक्ति जो समाज में आके काम करने वाली थी, इनका मनोबल टूटा है। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हमारी देश की जो है नारी कभी कांग्रेस पार्टी और उन सभी राजनीतिक दलों को कभी माफ नहीं करेगी और इसका असर हमारी महिला समाज जो है अभी आने वाले इलेक्शन में वो जरूर दिखाएगी और उनको बड़ी से बड़ी मात्रा में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नारी शक्ति को आगे आने के लिए सबसे ज्यादा रोका गया हमारे कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल है। ये स्पष्ट रूप से वो कितना भी बोले, लेकिन ये स्पष्ट रूप से हमारी समाज की सभी नारी समझ चुकी है कि हमारे नारी को, हमारे देश के महिलाओं को इतने सालों से रोका गया और उनको आगे नहीं आने दिया, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उनके जो राजनीतिक दल है, इन्होंने साजिश करके किया है और इसका जवाब जो है हमारी नारी शक्ति जरूर देगी और हम इस बात को जमीनी स्तर तक हम लेके जाएंगे और कांग्रेस की और उन सारी जो दल है, उन सभी के जो करतूत है, इसको हम पूरे नारी शक्ति घर घर तक हम लेके जाएंगे और इसके बारे में हम जरूर बताएंगे सभी महिलाओं को कि ये समाज को बिखरने का काम कर रही है, समाज आगे ना बढ़े, ये देश विकसित भारत जल्दी ना बने, इसलिए ये सबसे ज्यादा बड़ी साजिश है कांग्रेस पार्टी की। मैं इतना कहते हुए अपना बात को समाप्त करती हूँ और आने वाले दिन में प्रधानमंत्री जी हम सबको आश्वासन दिए हैं कि उनके तरफ से पूरे तरीके से कोशिश किया जाएगा कि दोबारा इस बिल को पास कर सके और महिलाओं को अधिकार दिया जाए। तो हम सभी महिलाएं जो है प्रधानमंत्री के ऊपर में विश्वास रखते हैं और यही आशा के साथ मैं अभी अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती शीला दीदी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आगे आपसे इस बात में विस्तार रूप से आपसे आगे बढ़ें। मीडिया बंधुओं, आपको जिस विषय पर एड्रेस हम करने के लिए आपको बुलाया है, उसके बारे में आपने कुछ जिस्ट अभी हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने दिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत की जो इतिहास है, भारतीय सभ्यता का, वो हजारों साल पुराना है और उसमें भी भारत लोकतंत्र की जननी रही है। और इसी सफर में एक पहलू जो जोड़ा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत, उसके बाद पिछले 16 अप्रैल को जो ये कुछ संशोधनों के साथ पारित करने के लिए लोकसभा में लाया गया और जो उसका हश्र किया विपक्षी दलों और उनके सहयोगी पार्टनर्स ने, इंडी अलायंस ग्रुप ने, वो आपने पूरे देश ने मीडिया के माध्यम से देखा। तो ये एक हम ये मानते हैं कि जो ये अधिनियम लाया गया था, ये नारी शक्ति वंदन का एक महायज्ञ था और इस महायज्ञ में जो संशोधन के साथ ये बिल आया था, उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया था, सभी सांसदों के साथ विनम्रता पूर्वक ये कहा था कि इस महायज्ञ में आप भी समर्थन के रूप में एक आहुति अपना अवश्य दें और ये उम्मीद भी की थी कि जरूर हमें इस अधिनियम के जो संशोधन के लिए बिल आया है, इसमें जरूर हमें समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन हुआ क्या, जो पिछले 3 दशकों से चला आ रहा है, जिस तरह से अलग अलग सरकारों के समय में इन्होंने नारी के अधिकारों, नारी शक्ति को जो राजनीति में अधिकार उसे मिलने चाहिए थे, लोकतंत्र के मंदिर में जो अधिकार मिलना चाहिए था, उसे जानबूझकर उसके अधिकारों से वंचित रखा गया। किसी न किसी टेक्निकल कारण के, जैसे आपने इस संसद में देखा, लोकसभा जब चल रही थी तो कैसे टेक्निकल कारणों की दुहाई दी गई, जबकि उनका उद्देश्य है, ये चाहते नहीं है ये आना, क्योंकि ये सारे के सारे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो दल है, ये कहीं ना कहीं परिवारवाद से ग्रस्त हैं और इनको ये पता है कि इस अधिनियम के लागू होने पर बहुत सारी सीटें इनकी छीन जाएंगी जो इनके परिवार के लोग हकदार होते थे और इसी वजह से ये हमेशा से इसका विरोध करते रहे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 96 में जब देवेगौड़ा की सरकार थी, उन्होंने सबसे पहली बार ये महिला आरक्षण बिल लाया था और उस समय ये कमेटी के सामने पास गई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, और उसके तुरंत बाद उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद 98 से लेकर 2004 तक जब वाजपेयी जी की सरकार थी,
उस दौरान 4 बार हमारी एनडीए गवर्नमेंट ने, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने 4 बार इस विधेयक को लाया, लेकिन कुछ ना कुछ कारण देकर कभी वो संसद में वेल में जमा हो जाते थे, हंगामा मचाते थे। और उसके साथ ही उस समय उनके एक एमपी हुआ करते थे आरजेडी के, सुरेंद्र प्रताप यादव। उन्होंने तो, जैसे राहुल गांधी ने एक बार बिल फाड़ा था संसद में और अपमान किया था लोकतंत्र के मंदिर का, उस दौरान सुरेंद्र प्रताप यादव ने भी यही घटना की थी कि महिला विधेयक बिल को छीन कर वहां फाड़ दिया था। और उसके बाद जब 2004 के बाद भी जब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट यूपीए की सरकार बनी, तो 2010 में राज्यसभा में ये बिल लाया गया और वहां से पास भी हो गया। लेकिन 2010 के बाद 4 साल तक, 2014 तक उनकी फिर सरकार रही, लेकिन उन्होंने लोकसभा में इसे पेश ही नहीं किया। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जब राज्यसभा में वो पारित हो चुका था, पास हो चुका था, लेकिन आपको 4 सालों में क्यों नहीं आप लोकसभा में ले आए? और 2010 में भी जब राज्यसभा में बिल लाया गया था, तो उस समय उनके प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता थे, जिन्होंने महिला सांसदों के खिलाफ विभत्स टिप्पणियां की थी, अभद्र टिप्पणी की थी। उस समय भी काफी हंगामा हुआ था। तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि आज भी समाज में महिलाओं को, जो दोयम दर्जे का नागरिक हम कहते हैं ना कि भारतीय समाज ने बना रखा है, उसमें ये राजनीति में भी किस तरह से दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, ये हमारे विपक्षी दलों ने समय समय पर साबित किया है। और जब से प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, आपने देखा होगा कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए हर एक क्षेत्र में जो उन्होंने बदलाव लाया, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, छोटी छोटी योजनाएं ही हम मानेंगे, लेकिन उस योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है महिला, हमारी नारी शक्ति पर, वो आप चुनाव में वोट प्रतिशत में भी देख सकते हैं। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार में वहां परिवारों में वोट डालने के पहले एक निर्णय होता है कि मुखिया जो होता है वो कह देता है कि भाई आज इस पार्टी को हम वोट डालने जाएंगे, लेकिन वहां तब भी भीतर घूंघट में रहते हुए भी महिलाओं ने क्यों मोदी सरकार का समर्थन किया? क्योंकि उन्होंने जमीन पर जो महिलाओं की परेशानियां थी उसको दूर करने का काम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके बाद आज जब हमारी सरकार इस स्थिति में थी कि नारी वंदन शक्ति वंदन अधिनियम ले आई 2023 और 2026 में ये प्रयास हमने किया, क्योंकि अधिनियम में ये प्रावधान दिया गया था कि जनगणना होने के बाद परिसीमन के पश्चात इसे लागू किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 3 दशकों से जिस अधिकार को, महिला के अधिकार को छीना गया, क्या ये हमारी सोच गलत थी? सरकार की सोच गलत थी कि कुछ संशोधनों के माध्यम से क्यों ना उस अधिकार को हम 2029 में ही लागू करें और हमारी महिला प्रतिनिधि राजनीति में चुनकर आए? और जो संख्या आज दिख रही है, उस संख्या में नीति निर्धारण में भी सक्रिय भागीदारी देते हुए हमारी महिलाएं आगे बढ़े। तो ये सोच के पीछे क्या सोच, और क्या इससे ज्यादा एक प्रधानमंत्री और हमारी सरकार इतनी अच्छी सोच से ज्यादा क्या बोल सकते? इसके पीछे हमारी क्या मंशा रही होगी? क्या हम महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते थे? आप इसमें क्या गलतियां निकाल रहे हैं कि आपने क्यों जनगणना के बेस पे, हमने तो कहा 2011 की जनगणना के आधार पर हम ये करते हैं, परिसीमन का जो पैमाना है उसमें थोड़ा संशोधन करके क्यों ना हम 2029 में ही लागू करें, क्योंकि कोई निश्चितता इस बात की नहीं है कि फिर से आने वाले 10 सालों में कोई टेक्निकल कारण ले आकर फिर आप इसको रोकने का प्रयास करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि कोई नाम की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी के नाम की, सरकार की ना, आप केवल समर्थन दीजिए, हम सब मिलकर देश को एक नई दिशा में, नई नीयत के साथ में आगे ले जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। लेकिन इसमें भी हमारे विपक्षी दलों ने बिल्कुल सहयोग नहीं दिया, उनकी मंशा पर सवाल उठते हैं और हम हमेशा ये मानते हैं कि ये जो आज नारी वंदन अधिनियम का जो बिल था, अगर इसे समर्थन मिलता तो एक बहुत बड़ा कदम होता भारत के इतिहास में महिलाओं के लिए। पूरे दुनिया में भी जो राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, वो परसेंटेज जो है, वो जब ये बिल 33% आरक्षण के बाद हमारे देश का अकेला प्रतिनिधित्व जो हमारी महिलाएं करती, वो प्रतिशत पूरे वर्ल्ड के प्रतिशत से ज्यादा होता। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती और पूरा देश गर्व के साथ इस बात को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखता। लेकिन वो मौका हमारे विपक्षी दलों ने नहीं दिया। लेकिन हम ये मानते हैं कि वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन हमारी सरकार और हमारे नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सोच में, विजन में महिलाओं का उत्थान
और उनकी भी भूमिका क्या मायने रखती है उन्होंने समय समय पर दर्शाया है। और हम समर्पण भाव से आगे भी इस तरह से कदम उठाते रहेंगे और इसे जरूर लागू करेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कहती हूं कि हमारा समर्पण का भाव हम सभी कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सरकार की के सभी कार्यकर्ताओं का जो समर्पण भाव है ना, वो उनकी जो सोच है, उनका जो भाव है, सत्ता का लोभ है, उससे कई गुना बहुत ज्यादा है। और ये समर्पण भाव हम दिखाते हुए आगे भी अपना मुहिम जारी रखेंगे जब तक हम इस अधिनियम को जमीन पर उतार न लें। और इसी अपने प्रधानमंत्री का अनेकों अनेक धन्यवाद करते हुए, क्योंकि उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से अपनी बात कही थी कि कभी ये सदन ये ना सोचे, अगर ये बिल पास भी होता है तो ये कभी ना सोचे कि हम महिला पर एहसान कर रहे हैं। ये उनका अधिकार था जो उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था और हम नहीं दे पाए। इस बात की आप कभी भी ऐसी सोच मत रखिएगा। तो मैं अपने प्रधानमंत्री पर गर्व करती हूँ, उनकी सोच के लिए गर्व करती हूँ। और आज सभी हम टीम जो बैठे हैं, इस बात का धन्यवाद, भले वो पारित ना हो पाया, बिल गिरा दिया गया, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करती हूँ उनके इस विजन के लिए और उनकी इस प्रयासों के लिए, पवित्र प्रयासों के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं अब अनुरोध करूंगी हमारे मेरे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर एवं अन्य क्षेत्र से जुड़े मीडिया कर्मी भाइयों और भगिनियों, आज देखिए ये जो नारी शक्ति अधिनियम बिल जो कांग्रेस पार्टी ने एक काला अध्याय जो लिखा, इसको भारतीय जनता पार्टी कितना गंभीरता से ले रही है कि आज हमारे बीच में अंडमान निकोबार दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है, आज हमारे बीच में जॉर्ज कुरियन जी, केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामले, पशुपालन, डेयरी एवं फिशरीज, आज हमारे बीच में आए हैं। मित्रों, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है। लोकतंत्र के ऊपर में जितने काले धब्बे लगाए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने ही लगाए हैं। हम लोग को सबको पता है, इस देश के अंदर में जो हमारा इतना सुनहरा मतलब सुंदर लोकतंत्र था, जो हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता था, आज उस लोकतंत्र को इमरजेंसी ला करके इंदिरा गांधी ने हमारे ऊपर में, विश्व में हमको बहुत नीचे गिराया। उसी तरह से आज जो नारी शक्ति अधिनियम बिल को कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों ने गिराया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दिन तक याद इस चीज को रखा जाएगा। मित्रों, समाजवादी पार्टी में अगर डिंपल यादव लगातार एमपी बनती हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। डीएमके पार्टी में करुणानिधि जी की बेटी बहुत लंबे समय तक अगर सांसद चुन के आती हैं, उनको, करीमुंजी जी, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती जी चुन के बिहार से आती हैं, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। पिछले 20 साल से अगर ममता बनर्जी पूरा बंगाल पर राज कर रही हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज मेरी गरीब, खेतिहर, मजदूर, ट्राइबल, ओबीसी, अन्य महिलाओं को आज ये जो शक्ति मिलने जा रही थी, आज उस शक्ति को छीन करके फिर एक काला अध्याय विपक्ष ने लिखा है। मित्रों, 2023 में जब ये बिल पेश किया गया, पारित हुआ, तो यही विपक्ष बोलता था, मीडिया मेरे भाई जानते हैं, बहनें जानती हैं, कि इसको 2029 में ही लागू किया जाए। जबकि हमारी सरकार सोचती थी कि 2034 में करेंगे। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट रहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो उन्होंने इस विपक्ष की बात को गंभीरता से लिया और अपनी टीम को लगा दिया कि भाई इस चीज को हम लोग 2029 तक ही क्यों न ले आया जाए। उसी के चलते 16, 17, 18 तारीख को एक विशेष सत्र बुलाया गया और उस विशेष सत्र में परिसीमन के साथ हम लोगों ने, कितनी संख्या बढ़ रही थी और 33% हमारी महिलाएं, जो कि आज इस देश के लोकतंत्र में, विश्व में नाम होता, ऐसा बिल पास होने जा रहा था।
लेकिन कोई टेक्निकल कारण, कोई अन्य बहाने लगा करके विपक्ष ने इसको गिरा दिया। भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर ऐसी उम्मीद होती तो हम ये बिल लाते ही नहीं, क्योंकि ये विपक्ष ने ही कहा था 2023 में कि भाई इसको 2029 तक क्यों नहीं लागू किया जा सकता। तो हम लोग ये सोच के लाए कि भाई जब 2029 उन्होंने बोला तो ये 2029 तक हम जो है इस बिल को लागू कराएंगे, इसलिए हम लोग लेकर के इसको आए। लेकिन जिस तरह से किसी भी विपक्षी दल का कोई सहयोग नहीं मिला, बहुत ही दुखद बात है। आज पूरा देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसी तरह की प्रेस वार्ता की जा रही है। हजारों की संख्या में मेरी बहनों ने मुझे खुद फोन किया, हमारी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, कि ये जो किया है विपक्ष ने, इसका खामियाजा विपक्ष को जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने कई बार आपने देखा होगा, एक समय था लगभग 80% भूभाग पर कांग्रेस पार्टी का राज हुआ करता था। आज मुश्किल से 100 सीट तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। कारण क्या है? इतनी पुरानी पार्टी, इतना सब कुछ उनका अनुभव, लेकिन आज क्यों वो गायब होते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगभग 80% क्षेत्र में आज अपनी सरकार चला रही है। क्यों? क्योंकि हम सबको लेकर के चलने की हमारी आदत है। चाहे हमारा छोटा समाज हो, चाहे हमारा सेवा समाज हो, चाहे हमारा ओबीसी समाज हो, हम सब समाज को, मुस्लिम समाज हो, सब समाज को लेकर के हम चलते हैं। मैंने जो अपना अनुभव देखा है 2014 से, जो मैं देख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी एंड विपक्ष का विरोध करना एक आदत बन चुकी है। हमने अपनी मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक बिल लाए। कितना सुंदर बिल है कि आज मेरी बहन को, अगर हमारी मुस्लिम समाज की बहन है, अगर सब्जी में नमक कम हो जाए और 3 बार तलाक बोल दिया जाए तो बेघर हो जाती है। उसको एक सम्मान देने के लिए, उसको एक कानून के अंदर में बांधने के लिए बिल लाए। पूरा समाज ने विरोध किया, लेकिन वो बिल किसी भी तरीका से हमारा लागू हुआ। ऐसे ही आर्टिकल 370 हटाने की जब बात आई, विरोध किया। कोई भी चीज कितना भी अच्छा हो देश के अंदर में, इन्होंने एक ही प्रण कर लिया है कि इस राष्ट्रभक्त सरकार का, इस देशभक्त सरकार का हमको विरोध करना है। और इनका विरोध करने की आदत चलते चलते ऐसा हो गया, आपने खुद देखा होगा, अभी राहुल गांधी जी केवल एक पिकनिक की तरह चुनाव को समझते हैं। आपने खुद देखा होगा, हमारे सक्रिय कार्यकर्ता 1 महीना से, 2 महीना से, 3 महीना से असम हो, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, सब जगह में हमारे कार्यकर्ता, इवन हमारे मुख्यमंत्री, आज हमारे गृह मंत्री भी 15 दिन के लिए बंगाल में आज अपना पूरा रुके हुए हैं। भूपेंद्र यादव जी रुके हुए हैं, तावड़े जी केरल में थे, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी कहीं थे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, असम जैसा राज्य जिसमें कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि मशीनों में गड़बड़ी होती है, लास्ट में वो लोग रोते हैं, रोना धोना धोते हैं कि मशीनों में गड़बड़ी है। आप मुझे बताइए, 3 दिन प्रियंका गांधी असम में रही और 4 दिन केवल राहुल गांधी असम में रहे। बंगाल में तो आप छोड़ दीजिए, ऐसे जाते हैं जैसे चुनाव में एक पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हो, फिर आरोप हमारे सिर के ऊपर में डाल देते हैं। इसीलिए जो बिहार से बहती हुई गंगा नदी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा बंगाल में आके मिलती है, इनको जो नारी बिल का इन्होंने विरोध किया है, हमारी सभी महिलाएं बंगाल के अंदर में इनको जवाब देंगी। आज बंगाल के अंदर में जो चुनाव हो रहा है, वहां बहुत आक्रोश है महिलाओं में और वो घर से बाहर निकल के आ रही हैं। आपने खुद देखा होगा, मीडिया कर्मियों ने जो जज्बा आज बंगाल के अंदर में महिलाओं में देखा जा रहा है कि इस सरकार को हटाना है, जो हमारा हक छीनने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दिया टीएमसी ने। इसी तरह से तमिलनाडु में महिलाएं रोड पर उतर रही हैं। ये डीएमके पार्टी ने हमारा हक छीनने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, वहां पर भी महिलाएं हमारी रोड पर उतर रही हैं। कोई राजनीतिक दल की महिला नहीं है, वो साधारण परिवार की महिला है, वो सर्व समाज की महिला है। इसलिए आज हम लोग अपने जॉर्ज कुरियन जी को सुनने के लिए आए हैं। हमारा आपका तो वार्तालाप होता रहता है, तो मैं अनुरोध करूंगा अपने जॉर्ज कुरियन जी को, हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, हमारे जो संवाददाता भाई और बहन हैं, उनको आप संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डिलिमिटेशन के बाद ये लागू करेगा तो
डिलिमिटेशन के बारे में अभी तो आपको अब सुना होगा। ये विपक्षी दल ये पूछ रहे कि क्यों ये डिलिमिटेशन चाहिए, परिसीमन क्यों चाहिए, उनका ये क्वेश्चन था, क्यों चाहिए। ये सर्वसम्मति से पास किया था 23 में, तो तब ये जनगणना शुरू करने के लिए कोशिश किया, तब ये रोका। कैसे? जाति जनगणना चाहिए, इन्होंने कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और ये 2 साल 3 साल रोका। ये 25 में ये सहमति हो गया कि जातीय जनगणना हो जाएगा, लेकिन ये 23 में शुरू करना था, तो 21 में नहीं हो पाया। आप जानते हैं कि ये कोविड था, तो जातीय जनगणना शुरू हो गया, अप्रैल 1 को हो गया, लेकिन ये 29 के पहले ये लागू नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि ये तो ये 11 का जो जनगणना उसके आधार पर ये परिसीमन करेंगे, परिसीमन करके ये लागू करेंगे। अभी तो उन्होंने एक सवाल पूछ रहे कि ये किधर से आ गया, ये परिसीमन किधर से आ गया, ये पूछ रहे। क्योंकि परिसीमन चाहिए, क्यों चाहिए? ये 1976 में एक अमेंडमेंट लाया था, इंदिरा जी ने एक अमेंडमेंट लाया था, उसमें लिखा है जो 71 का जो सेंसस हुआ है उसके आधार पर अभी 2026 तक यह परिसीमन करना चाहिए। कितना चाहिए? 550 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यह तो उनका अमेंडमेंट है, ये कांग्रेस वालों का अमेंडमेंट है। तभी कांग्रेस था सत्ता में, और उस टाइम ये 1971 में आबादी कितना था? 54 करोड़ था, 54 करोड़ था ये भारत का आबादी। अभी कितना है? 145 है। ये 3 गुना हो रहे, 3 गुना हो रहे। उस टाइम कितना था? एक कॉन्स्टिट्यूंसी का आबादी कितना था? 10 लाख से नीचे था, 10 लाख से नीचे था आबादी। अब वोटर्स कितना था? 4.5 लाख था। क्योंकि उस टाइम ये वोटिंग का जो एज था 21 था, 21 था, 18 नहीं था, 21 था। तब 45% था आबादी का, 45% था वोटर्स का ये नंबर। अभी तो ये 89 में वोटिंग एज 18 आ गया, 18 आ गया। तब लोग देखो कितना है, 18 के नीचे कितना आबादी है? 35% है, 35% है, मतलब 65% है। अभी जो वोटर्स का परसेंटेज है 65 है, 65% अभी। तो अभी कितना है एवरेज? एवरेज वोटर्स एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक क्षेत्र में 26 लाख से 20 लाख से ये आबादी, उसमें से 65% कितना होगा? यह तो 16 लाख से 16 लाख से ऊपर है। अब इसका ये वोटर्स कितना है? ये तो ये इसका ये मतलब ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी ये 850 आने के लिए आने से क्या चेंज हो जाएगा? ये अभी तो 29 से 50 लाख तक है,
कई ये कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 लाख तक है, उसका एवरेज मैंने कहा 26 लाख है, 26 लाख है। उसमें से ये एवरेज तो 16 to 20 होता है। ये 850 होने से इसका तो नीचे आ जाएगा, 15 लाख आ जाएगा और वोटर्स का नंबर 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। तो ये क्या किसने किया था? ब्लॉक किया था, कांग्रेस ने किया था। कब किया था? 1976 में किया था। ये 2026 तक परिसीमन नहीं चाहिए, ये इंदिरा जी ने निर्णय लिया था, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया था। ये 2026 तक परिसीमन नहीं चाहिए, अभी करना चाहिए, नहीं तो कितना हो जाएगा? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्षेत्र में अभी 29 से 50 लाख तक है, ये कितना हो जाएगा? ये डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा? ये पार्टिसिपेशन कैसे आ जाएगा? ये महिलाओं का पार्टिसिपेशन कैसे आ जाएगा? इसलिए अभी परिसीमन लाके आए। अभी तो बोल रहे कि ये जनगणना के बाद, जनगणना आप जानता है ये शुरू होने तक कितना केस के लिए गया कांग्रेस वाले और टीएमसी और डीएमके, ये सपा केस के लिए गया था रोकने के लिए। ये जनगणना नहीं चाहिए बोल के जाति जनगणना चाहिए था। ये 2011 में जनगणना हुआ था, तब कांग्रेस था। क्यों ये जाति जनगणना नहीं किया? क्यों नहीं किया? 2011 में यह सेंसस किया था, तब जाति जनगणना क्यों नहीं किया? अभी क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा इतिहास में पहली बार एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर आ गया, नरेंद्र मोदी जी आ गया। इसलिए ये लोग ये तो पूछ रहे जाति जाति बोलते। ये 1955 में काका कलेकर कमीशन अपॉइंट किया था। ये जाति गणना के बारे में अपॉइंटमेंट किया था, उसका रिपोर्ट दिया था, 55 में दिया था। और कांग्रेस ने निर्णय लिया कि यह 61 में निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि यह विकास का आधार जाति नहीं है, इकोनॉमिक है। कांग्रेस ने कहा 61 में कहा विकास का आधार जाति नहीं है, इकोनॉमिक है, उन्होंने कहा और रोका। क्यों कितना था? उन्होंने कहा कि 2399 बैकवर्ड कम्युनिटीज के भारत में उनको साथ लेना चाहिए। कांग्रेस वालों ने रोका और जो हमने किया तभी रोकने के लिए कोशिश किया, और ये बोल रहे कि ये वनिता आरक्षण, महिला आरक्षण उन्होंने किया, ये तो परिवार वालों ने नहीं किया। किसने किया? नरसिंह राव ने किया। उनको कैसे उनको डिस्रेस्पेक्ट किया, उनका डेड बॉडी को। ये तो उनका मन में यह था, ये महिलाओं को आरक्षण दिया, हम नहीं चाहते थे, कांग्रेस नहीं चाहते थे। एक कारण ये नरेंद्र मोदी जी, हमारा जो नरसिंह राव, उनको डिसरेस्पेक्ट करने का एक रीजन ये महिला आरक्षण उन्होंने लाया था। आपने अब सुना कहीं पर ये कांग्रेस वाला नरसिंह राव का नाम लेता है, कभी नेहरू जी का नाम लेता है, इंदिरा जी के नाम लेता है, राजीव जी के नाम लेता है, सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी। ये परिवार वालों ने नहीं लेके आया ये आरक्षण, और उस टाइम हमने सपोर्ट किया था।
और अभी क्या कर रहे समाजवादी पार्टी, ये तो जाति के आधार पर सत्ता में आते हैं लेकिन किसी दूसरे को नहीं देना चाहते। और ममता जी बहुत कुछ बोलती है लेकिन महिलाओं को, इनका पार्टी का जो महिला है ये सप्रेस करते हैं। ये लीडर है, सेकंड लीडर है क्या? सेकंड लीडर कौन है ममता जी का? कोई महिला है क्या? नहीं है। और डीएमके में कितना महिला लीडर है इनका जो परिवार के बाहर? कोई नहीं है। और कांग्रेस में सिर्फ प्रियंका गांधी है। इसलिए ये उनका जो मतलब है कि ये महिला आरक्षण नहीं चाहिए, महिला आरक्षण नहीं चाहिए। इसलिए अभी पूछ रहे सर्व सहमत से ये 23 में ये विधायक पास किया था, उसमें लिखा है ये परिसीमन के बाद ये लागू करेंगे, परिसीमन के बाद लागू करेंगे। लेकिन ये जनगणना नहीं हो पाया। क्यों? उन्होंने रोका नहीं तो अभी ये खत्म होने वाला था 3 साल से। और ये 29 के पहले ये परिसीमन भी होना था तो उन्होंने रोका, इसलिए अभी लाया। तो ये लोग बोल रहे कि हमने रोका। क्या रोका? क्या उनका ये क्लेम क्या है? ये महिला आरक्षण हमने रोका। आपने सुना होगा, इधर भी ये किया होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा। हमारा ये विक्ट्री है, महिला आरक्षण रोका। कांग्रेस कौन है? कांग्रेस ये टीएमसी और सपा और डीएमके परिवार पार्टी से। परिवार के बाहर कोई है उधर में? उस पार्टी में नहीं है, स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं है। तो ये उनका जो क्लेम है इसके बारे में हम बोल रहे, ये विपक्ष का जो ये पार्टी से ये इधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा, उन्होंने ये लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। किसके लिए? महिला आरक्षण हमने रोका। ये तो हम लोगों को बोलते, महिलाओं को बोलते, नारी शक्ति को रोकने के लिए उन्होंने ये रोक लिया बोल के ये स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। ये इधर का जो महिला लोग, महिलाएं देख रहे उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप सुनो, उनका दावा यही है हमने रोका। और ये तो सेलिब्रेट कर रहे। इसके बारे में बोलने के लिए मैं आ गया, लेकिन ये तो आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि जब हम लेके आए थे 70 का 370 का हमने लेके आया था, आपने रोकने के लिए कोशिश किया था लेकिन पास हो गया। और ट्रिपल तलाक लेके आया था, आपने रोकने के लिए कोशिश किया था, पास हो गया। यह तो सब कुछ जो हमने बोला हमने किया है। बीच में रोकते, ऐसा रोकते और आप सेलिब्रेट करते, हमने रोका बोल के ये किया है। और इसके साथ ही जो महिलाओं को ज्यादा मिलता है, मैंने कहा कि कितना है ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, कितना है अभी, कितना है उस टाइम एवरेज 10 लाख के बीच था, अभी तो 26 के ऊपर है, तो 49 तक गए। अभी SC/ST को भी मिलना था। इसमें से जो परिसीमन होने से SC/ST को भी मिलना था, ये भी उन्होंने रोका। कब से रोका? 76 से रोका 2026 तक। ये तो रोका, ये बोल के ये तो सेलिब्रेट करना चाहिए लोग।
हमने एससी एसटी को ये रिजर्वेशन ज्यादा देने के लिए, अवसर देना ज्यादा देने के लिए हम ये उन्होंने कोशिश किया, हमने रोका। एससी एसटी को भी नहीं सीट नहीं ज्यादा नहीं मिलेगा, ये तो बोलना चाहिए कांग्रेस वाला, टीएमसी वाला, डीएमके वाला, सपा वाला, ये बोलना चाहिए। हमने ये महिला आरक्षण बिल रोका, महिला आरक्षण रोका, एससी एसटी आरक्षण इनको ज्यादा मिलना था, हमने रोका। और सेलिब्रेट करना चाहिए और स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, या तो मैसेज भी जाएगा, या तो कंडीशन है। इसलिए ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका क्रेडिट आप ले लो, पास करो और आप ले लो, मेरे लिए इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा तो किसको क्रेडिट जाएगा? या तो इनके मन में यह था इनका इसका क्रेडिट मोदी को जाएगा। मोदी जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो यह नारी शक्ति को इनका अधिकार मिलना चाहिए। क्रेडिट आप ले लो क्योंकि आप भी सपोर्ट कर रहे। उन्होंने कहा, लेकिन सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या है रीजन, क्या है? या तो ये जनगणना के बारे में मैंने बोला, ये परिसीमन के बारे में बोला, 50 साल आपने रोका, महिलाओं को रोका, एससी एसटी को रोका, क्यों? क्या है रीजन, क्या है? कुछ नहीं, परिवारवाद है। हमारा क्यों चाहिए? इतना मैं बोलना चाहता हूँ। आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद।